कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कोई अगर रंगदारी मांगे या फिर हत्या की धमकी दे, चाहे फिर अपनी बात मनवाने की कोशिश करे, चाहे वो फिल्म अभिनेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो, उसके पास अगर सूचना पहुंचती है किसी भी रूप में, चाहे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से लोग वो थर थर कांपने लगेगा, डर जाएगा। यदि उसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार होगा, चाहे वो मनमानी जो भी होगी वह मानने के लिए तैयार हो जाएगा। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई से इन्फ्लुएंस होने के बाद, उससे इतना ज्यादा प्रभावित होने के बाद, उसके जैसे बनने के लिए उसने तमाम कोशिशें की और उसकी कोशिशें कामयाब भी हो जाती। जिस जिस इलाके में उसका प्रभाव रहा करता था, वहां के लोग इतना डरा करते थे, कांपा करते थे कि जैसा वो गैंगस्टर कहा करता था ठीक वैसे ही उन्हें करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता था। धीरे धीरे करके उस गैंगस्टर का 126 मुकदमे उस पर दर्ज हो जाते हैं और फिर वह सोचने लगता है कि क्यों ना 2024 का इलेक्शन लड़ा जाए, विधायक बना जाए। लेकिन जब उसने टिकट मांगा होता है तो कुछ देरी हो जाती है थोड़ा सा, लेकिन उसे टिकट नहीं मिलता, इसलिए उसने 2029 की चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दी होती है। वो कहता है कि 2029 का जब चुनाव होगा, जब उसके टिकट मिल जाएगा और फिर वह विधायक बन जाएगा, यानी कि गैंगस्टर के साथ वो विधायक भी बन जाएगा और फिर उसकी जो इमेज है वो बिल्कुल अब ठीक ठाक हो ही जाएगी। लेकिन उसका सपना तब चकनाचूर हो जाता है जब पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो जाती है और फिर उसकी जिंदगी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जो उसके चाहने वाले होते हैं वे तो इस घटना से, इस कहानी से बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन जिसको उसने परेशान किया था, ऐसी संख्या हजारों लाखों में होती है, वे लोग खुश हो जाते हैं। पुलिस ने जो काम किया होता है वाकई अपने आप में बहुत ही बेहतरीन काम करके एक गैंगस्टर का, ऐसा ही गैंगस्टर जिसके कदकाठी कुछ ऐसी होती, यदि ठीक सा पुलिस वाला उसको एक जमा करके तमाच मार दे तो शायद 3 या 4 दिन तक उसको बुखार भी आ जाता। लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत होती थी कि बड़े बड़े पुलिस वाले हो या बड़े बड़े बदमाश हो या फिर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन व्यापारी हो या फिर उसके नाम से थर थर कांपते थे और डराते थे। कहानी उसी गैंगस्टर की होती है, एक ऐसे गैंगस्टर की जिसने बहुत कम समय में बहुत अपना नाम बड़ा कर लिया होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश के। दरअसल मैं बात कर रहा हूं झारखंड के एटीएस को 3 गाड़ियां होती है, उसमें 18 पुलिस वाले होते हैं, ऑफिसर होते हैं और फिर उनको छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजधानी रायपुर जाना होता है, उनके सेंट्रल जेल में जाना होता है। वहां पर कुछ कागज लेकर के वे लोग जाते हैं और कागज दिखाने के बाद कहते हैं कि आपके यहाँ पर एक अपराधी है, एक कैदी है, एक गैंगस्टर है, उसको हमें लेकर के जाना है। दरअसल 10 मार्च 2025 की रात लगभग 8:11 के आसपास का वाकया हो रहा होगा। जो कागजी कार्रवाई होती है वह पूरी हो जाती है। 3 गाड़ियों में 18 पुलिस वाले होते हैं, उसमें बीच वाली गाड़ी में बिठाया उसको जाता है और फिर 621 किलोमीटर दूर, यहां से दूर यानी कि रांची जाना होता है और रांची के एक होडवार जेल होती है, वहां पर उसको शिफ्ट करना होता है पुलिस। अब यहां से जब तैयारी चल रही होती है, तैयारी चलने के बाद जो उन्हें अगला जो सफर होता है 11 घंटे 56 मिनट की जो दूरी होती है, उसको 621 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल रही होती है। रात भर ये सफर करते हैं और 11 मार्च 2025 के सुबह 9:15 का आसपास का वक्त होता है। झारखंड प्रदेश का एक जिला लगता है पलामू, और पलामू से अभी रांची लगभग 189 किलोमीटर दूर ही होता है। और फिर जैसे ही ये चैनपुर थाना और फिर रामगढ़ की सीमा में पहुंचते हैं और बॉर्डर पर पहुंचते हैं, एक जगह लगती है अंधारी दोढ़ा का जंगल। यहाँ पर एक मोड़ होता है और मोड़ पर जैसे ही तीनों गाड़ियां पुलिस वाले की जो होती है, इसमें एटीएस के जवान होते हैं, और फिर ये जैसे ही मोड़ पर गाड़ी मुड़ती है तो अचानक ही एक बम फटता है और बम जब फटता है तो पुलिस वालों की गाड़ी बिल्कुल बाल बाल बचती है, यानी कि उसमें कोई हताहत नहीं हो पाता है। पुलिस वाले आखिरकार सहम जाते हैं, डर जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये अचानक से हुआ क्या है। और फिर इसी बीच में 6 और 7 ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं और लगातार गोलीबारी कर रही होती है, शुरू हो जाती है। अब जैसे ही हवाई फायरिंग वगैरह चल रही होती है, पुलिस वाले जो होते हैं सख्त निर्देश दिया जाता है, बताया जाता है कि गाड़ी रोक ली जाए और फिर इसके अंदर जो एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि गैंगस्टर जो बैठा हुआ उस व्यक्ति को, उसको हमारे हवाले कर दीजिए। जैसे ही हवाले करने की बात आती है, फिर से गोलीबारी शुरू हो जाती है और एक गोली एक पुलिस वाले की जांघ पर जाकर के लग जाती है और फिर उस पुलिस वाले का जो नाम होता है वे राकेश कुमार होता है। और जैसे ही उसको गोली लगती है, उसके हाथ में जो इंसाफ राइफल होते हैं और वो राइफल हाथ लग जाती है उस बदमाश के, जिसका नाम होता है अमन साहू। जो कि अमन साहू उस राइफल को लिया और फिर उसके बाद यानी कि इंसाफ राइफल को लेने के बाद उस गाड़ी से आराम से निकल जाता है और फिर निकलने के बाद भागने लग जाता है। पुलिस पर वह लगातार जो होता है गोली चलाना शुरू कर देता है। अब ऐसी ही स्थिति में यानी कि 18 पुलिस वाले ऑफिसर होते हैं, एक बदमाश तो जो होता है जो कि पुलिस के राइफल छीनने के बाद वहां से भाग रहा होता है, 5-6 जो उसके साथी बदमाश होते हैं वो भी
भी उसको कवर अप कर रहे होते हैं, बैकअप कर रहे होते हैं। इस बीच में एटीएस के टीम ने कुछ ऐसा काम किया कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। दरअसल इसमें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट साथ में ही बैठे हुए थे। नाम होता है एटीएस जो डीएसपी होते हैं, नाम उनका प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीती के नाम से मशहूर होते हैं। वे अपनी टीम को संदेशा निर्देश देते हैं और फिर कुछ ही मिनटों में कुछ ऐसा निर्देश दिया जाता है जिसकी उन बदमाशों ने कभी, बदमाश के गुर्गों ने कभी किसी ने उम्मीद नहीं की होती है। गोलीबारी शुरू हो जाती है और फिर कुछ ही मिनटों में और फिर कुछ ही देरों में 38 राउंड गोलियां चल जाती है। और जैसे ही 38 राउंड गोली चलती है, जो बदमाश होते हैं वे तो मौका पाते ही भाग जाते हैं। और फिर जो अमन साहू नाम का जो बदमाश होता है उसको 13 गोलियां लग जाती है और 13 गोली में 12 गोली ऐसे होती है जो उसके शरीर को भेद करके आर पार हो जाती है और एक गोली ऐसी होती है जो उसके सीने में जाकर के अटक जाती है। अब यहां से जो होता है से उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है और कहा जाता है कि यहां पर जो है कि पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो चुकी है। और फिर जिस बदमाश को वे लेकर के आ रहे होते हैं या फिर रायपुर के सेंट्रल जेल से लेकर के आते हैं, जिसको रांची के होकवार जेल में लेकर के जाना होता है, दरअसल उससे मुठभेड़ हो गई और उसको गोली लग गई है। अब यहां से पलामू के MNCH में उसको लेकर के जाते हैं। उसको तो जो मौकाए वारदात पर डॉक्टर होते हैं मृतक घोषित कर देते हैं और जो पुलिस वाला होता है उसका इलाज वहां पर शुरू हो जाता है। आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जब सोशल मीडिया पर खबर चल रही होती है कि अमन साहू नाम का अब इस दुनिया में नहीं रहा, पुलिस के मुठभेड़ में वह मारा जा चुका है। और फिर यहां से अब हर व्यक्ति ने इसके बारे में जानने और समझने की कोशिश की। ऐसा कोई अखबार नहीं था, ऐसा कोई टेलीविजन नहीं था, ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं था, ऐसा कोई मोबाइल नहीं था, ऐसा कोई वेब पोर्टल नहीं था जहां पर अमन साहू के बारे में खबर चल ना रही हो और अमन साहू के बारे में लोग जानने की कोशिश ना कर रहे हो। आखिरकार ये व्यक्ति था कौन जिसकी उम्र 29 साल 8 महीने के आसपास करीबन होती है और फिर उसका जिंदगी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 38 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है उड़मू, और बुड़मू से लगभग कुछ ही दूरी के पर एक गांव लगता है जिसका नाम होता है मतवेर। दरअसल मतवेर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम निरंजन साहू, जो कि पतरातू में रह करके एक दुकान चलाया करता था, उसके दो बेटे होते हैं। एक बेटा का नाम अमन साहू उर्फ अमन साहू होता है और फिर दूसरे का नाम होता है आकाश कुमार। दरअसल ये जो इसका बड़ा बेटा होता है अमन, और फिर अमन ने साल 2008 में पतरातू में एक मोबाइल की दुकान खोली होती है और मोबाइल की दुकान जब उसने खोली थी तो वह शुरुआत में ही इसका मिजाज कुछ रंगबाजी जैसा हो रहा होता है। जैसे कि एक तरीके से बदमाश वगैरह रहते थे, बदमाशों से बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था, उनसे बड़ा प्रभावित हुआ करता था। और फिर उसके दुकान पर अगर कोई आता था, ना फिर किसी से डरना, ना फिर किसी से खौफ खाना, ऐसे कुछ भी नहीं। वक्त आगे बढ़ता है, साल 2012 में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वह एडमिशन ले लेता है। वहां पर वह कंप्यूटर में डिप्लोमा करता है और कंप्यूटर में डिप्लोमा करने के दौरान जब वह वापस लौट करके आता है छुट्टी में, 2012 का सितंबर का महीना होता है, एक बदमाश जो कि उस इलाके का एक नामी बदमाश होता है, इसके इलाके का, जिसका नाम कोलेश्वर गंजू होता है, और फिर उसके वह संपर्क में आता है। कोलेश्वर गंजू अपने कुछ साथियों के साथ इसको टास्क एक देते हैं कि रामगढ़ का एक बरणपुर है और फिर वहां पर एक सीमेंट की फैक्ट्री है, वहां पर आपको जाकर के फायरिंग करनी है। अब यहां से टीम जाती है, फायरिंग करती है, उसके बाद पूरे इलाके में इस बात की दहशत फैल जाती है। इसके बाद साल 2012 के आसपास की होती है और फिर पुलिस जो भी अपराधी होते हैं इनको पकड़ करके गिरफ्तार कर लेती है। और फिर इसी अपराध में ये जो लड़का होता है जिसका नाम अमन साहू होता है उर्फ अमन साहू जो होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर 8 महीने के आसपास यह जेल में रहता है। और फिर जेल में 8 महीने ये रहता है और फिर ऐसे ही एजुकेशन प्राप्त करता है बदमाशों के बीच में रह करके, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती। जब जेल से बाहर निकल करके आता है तो उसके बाद उसने फिर अपना जो होता है, जो काम करना होता है, रंगदारी वसूलना हो या फिर लोगों को परेशान करना हो या फिर नक्सल से जोड़ना हो, और फिर उसके पास AK-47 जैसे हथियार रहने भी शुरू हो जाते हैं। और फिर वो अपने गैंग बनाता है और गैंग बनाने के बाद वो खुला छुट्टी बदमाशी करना शुरू कर देता है। और दावा किया जाता है कि पुलिस वालों ने भी उसका साथ दिया इस बदमाशी में और साथ ही पॉलिटिक्स का भी उसको साथ मिलता रहा। और फिर वह घर बैठे बैठे या फिर ऐसे ही अपना बदमाशी वगैरह किया करता था, उसके नाम से लोग डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। और एक बार का वाकया होता है, साल 2012 की बात होती है, आर्म्स एक्ट में वह पकड़ा जाता है, अवैध रूप से हथियार का मामला होता है, उसमें वह पकड़ा जाता है और फिर उसको जेल भी मिल जाती है। लगभग 6 साल की उसको जेल की सजा सुनाई जाती है। नक्सल से वो जुड़ ही गया हुआ होता है और उसे ठीक से निकलने का मौका नहीं मिलता। हालांकि साल 2019 में ये जो एक बार फिर से जो होता है जमानत उसकी होती है और गिरफ्तार उसको फिर से कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद फिर से वह जेल चला जाता है और ऐसे करता करता उसको लगभग इसके बारे में कुछ ऐसा होता है कि ये जेल में जरूर जाता था, लेकिन जेल में जाने के बाद इससे जेल के अंदर से बदमाशी चला करती थी। जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई की बदमाशी जेल में रह करके ही चल रही होती है। उसके नाम से कितने ऐसे गुर्गे हैं जो कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही अमन साहू को लेकर के भी उसके गुर्गे कुछ भी करने के लिए, किसी को भी मारने के लिए, किसी को भी धमकाने के लिए, किसी को भी पैसे वसूलने के लिए, रंगदारी
वसूलने के लिए तैयार हो जाते थे। इसका लगातार धीरे धीरे करके कद इसका बढ़ता चला जा रहा होता है। जेल के अंदर रहते हुए इसको सारी सुख सुविधाएं उसको जितनी भी मुहैया हो रही होती है। और फिर इसके बारे में कुछ बात करें कि जैसे 29 अक्टूबर 2021 को एक रांची के जेल में ये जाता है और फिर उसके बाद 4 साल में इसको 10 अलग अलग जेलों में इसको शिफ्ट किया जाता है, बंद किया जाता है। और किसी भी जेल में उसका रुतबा कम नहीं हो रहा था, चाहे रांची की हो, चाहे पाकुड़ की जेल हो, या फिर गिरिडीह की जेल हो, या फिर हजारीबाग की जेल हो, या फिर सिमडेगा की हो, चाईबासा हो, दुमका हो, और फिर गिरिडीह हो। 13 अक्टूबर 2024 को यह रायपुर के जेल सेंट्रल जेल में चला जाता है और इस तरीके से 4 साल में इसने 10 जेलों में बदला जाता है, इसको रखा जाता है। इसका धीरे धीरे करके कद इसका लगातार बढ़ रहा होता है और फिर इसके जो संबंध होते हैं कुछ ऐसे लोगों से हो जाते हैं जिनके नाम सुनने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई हो, हरिशंकर तिवारी हो, रईस खान हो, पबला गुज्जर हो, नयन थापा हो, मयंक सिंह हो, भक्ता मंडल हो, महाराणा यादव, अनमोल बिश्नोई, राजू थापा, कमल थापा, अयूब खान और फिर गौरव यादव, सिंटू यादव हो, ऐसे बड़े बड़े गैंगस्टरों से, इसका बदमाशों से इसकी कांटेक्ट बन जाती है। उनके लिए यह काम करना शुरू भी कर देता है और फिर इसका एक अपना अलग अपराध क्षेत्र होता है। जब इसका अपराध जो क्षेत्र होता है लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पलामू, धनबाद, छत्तीसगढ़ और फिर पश्चिम बंगाल, ऐसे ही जगहों पर इसका सिक्का चलने लग जाता है। इसके नाम से जो होते हैं, इसके जो गुर्गे होते हैं, चेले चपाटे होते हैं, इसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर सोशल मीडिया पर ये कुछ इस तरीके से एक्टिव रहता है कि लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनाना या फिर टेलीग्राम के नाम पर फेक आईडी बनाना, जैसे कि अंजलि के नाम से, अमीषा के नाम से, काजल के नाम से, प्रिया के नाम से, पूजा कुमारी के नाम से, पूजा के नाम से। और फिर यहीं से वह कुछ ऐसे लोगों से संपर्क साधा करता था। उसने कुछ अपने नंबर वगैरह डेवलप की हुई होती है कि इसके खाते में पैसे डाल दीजिए, जिसको जैसे ही मैसेज पहुंचता था किसी की हिम्मत नहीं होती थी, चाहे वह कोयले का ठेकेदार हो या फिर किसी सड़कों का ठेकेदार हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या फिर पैसे वाला हो या फिर डॉक्टर हो या फिर वकील हो। इस तरीके से बताया जाता लगभग इस पर हत्या हो, रंगदारी हो, जबरदस्ती पैसे वसूलने की 126 से ज्यादा मुकदमे जो होते हैं इस पर दर्ज हो चुके होते हैं, जिसके अंदर रहते हुए ये बड़े बड़े प्रदेशों में काम कर रहा होता है। और फिर एक दिन की बात होती है जब साल 2024 में जब विधानसभा का चुनाव नजदीक आता है तो इसके गुर्गों ने कहा कि अमन साहब अगर आप चाहो तो विधायक बन सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो। और फिर ये जो आप पर जिस तरीके के गैंगस्टर के मुकदमे हैं, इस तरीके के जो आपके इमेज है वो जो बदमाशों वाली है, आप सफेद पोशाक पहन लेंगे तो नेता बन जाओगे, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे अपराध आपसे हट सकते हैं, खत्म हो सकते हैं और फिर लोग समाज में आपकी इज्जत भी होगी, रिस्पेक्ट भी हो जाएगी। अब ऐसे ही उसने सोचा होता है, टिकट लेने के लिए जाता है। ये झारखंड विधानसभा का बड़का गांव सीट होती है, उसको एन वक्त पर पहुंचने से उसको टिकट नहीं मिल पाती है और इसने फैसला कर लिया था कि साल 2029 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें वह चुनाव जरूर लड़ेगा। और फिर इसलिए जब किसी को वह फोन करता था, बातचीत करता था, उससे कहता था कि वे भावी विधायक बात कर रहा है। वे जो होता है कदकाठी से इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है, हल्के फुल्के हाथ पैर होते हैं, लेकिन उसके हाथों में जब बड़े बड़े आधुनिक हथियार होते थे तो उन आधुनिक हथियारों को देखने के बाद किसी की भी हालत खराब हो सकती है और फिर वह लोग डर सकता है। और फिर इसके बारे में कुछ और भी बातें करें तो पता चलता है कि AK-47 जैसे आधुनिक हथियार इसके पास 5 होते हैं और कार्बाइन उनमें 9 होते हैं और कानवाइंस होते हैं। इनके पास पिस्टल की संख्या लगभग 166 के आसपास होती है और फिर देसी कट्टे जो इसके चेले चपाटे के पास होते हैं 70 के आसपास होते हैं। इसलिए इसका नाम लगातार बढ़ रहा होता है। ये पुलिस के लिए, राजनेताओं के लिए, बिजनेसमैन के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए और फिर सरदर्द बन चुका होता है। और फिर ये जाता है और फिर जो यह मामला होता है सेंट्रल जेल में होता है और सेंट्रल जेल में रहने के दौरान जब इसको यहाँ से यानी कि रायपुर के सेंट्रल जेल से जब इसको रांची की होटवार जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता, लेकर के जा रहे होते, कोर्ट में पेशी होनी होती है, लेकिन रास्ते में इसके गुर्गों ने इसको छुड़ाने की कोशिश की। कई सालों से जो जेल में बंद होता वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता, फिराक में होता है और इसको यह सफलता मिल नहीं पाती। अंधाधुंध गोलियां चलती है और पुलिस की आखिरकार इससे मुठभेड़ हो जाती है और 38 राउंड गोलियों में से इसको लगभग 13 गोली लग चुकी होती है और गोली में से एक गोली इसके सीने में जाकर के अटक जाती है। 12 गोलियां ऐसी होती है जो फिर इसकी जो सीने को, इसको शरीर को भेद करके आर पार हो जाती है और फिर इसकी जिंदगी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और फिर इसका चैप्टर खत्म होता है और फिर हजारों की संख्या में कई इलाकों के, कई जो जगहों के, कई प्रदेशों के लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि अमन साहू के नाम से अब कोई शायद रंगदारी या फिर वसूली चाहे डकैती नहीं करेगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। जब इसका एनकाउंटर की खबर इसके परिवार वालों को पता चलती है, इसके परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। वे कहते हैं कि जो भी होता है गलत होता है, उसको धोखे से मारा
गया है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन माँ बाप की जब इसको सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेवारी होती है तो शायद वे अपनी काम में ईमानदारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनका जो बेटा होता है 29 साल 8 महीने में ही इस धरती पर जीवित रहता है और उसके बाद वह पुलिस के एनकाउंटर में मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।